नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे SSC GD 2024 के रिगार्डिंग जीके जीएस का जो मॉक टेस्ट नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमारे 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन समस्त 5 मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले मॉक टेस्ट देखा होगा तो आपने यहाँ पे अनुभव किया होगा कि हमारे द्वारा जो आपको जीके जीएस के 20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं और उन 20 क्वेश्चन के आसपास के दोस्तों समथिंग यहाँ पे 5 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन से आपको करवाए जाते हैं। इस प्रकार एक मॉक टेस्ट में आपको 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। तो आज के इस शानदार सेशन में भी हम मॉक टेस्ट नंबर 6 के अंदर भी इसी प्रकार के दोस्तों यहाँ पे 100 प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। दोस्तों, आपकी एग्जाम काफी नजदीक है और एग्जाम के नजदीक दोस्तों आप अपनी तैयारी का जो एनालिसिस करने का शानदार तरीका होता है मॉक टेस्ट लगाना। और यदि आप यहाँ से दोस्तों इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और आपके अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन में से आपके कितने राइट क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार दोस्तों आप समस्त एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं अपने आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है सितार वादक, अल्लाह रखा, भारत रत्न प्राप्त करता या 20वीं सदी के तानसेन। तो दोस्तों यहाँ पे उस्ताद बड़े गुलाम खां की हम बात करते हैं तो उन्हें 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, आपने देखा होगा जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें आपने नवरत्नों की बात सुनी होगी। तो ये जो तानसेन है अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। जी हाँ, जो अकबर के जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों के अंदर यहाँ पे जो यह तानसेन है ये शामिल थे और 20वीं सदी के तानसेन के रूप में उस्ताद बड़े गुलाम खां को जाना जाता है। और गुलाम खां की हम बात करते हैं तो गुलाम खां का घराना कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे घराने से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़े गुलाम खां है, उस्ताद बड़े गुलाम खां है, उनका घराना की हम बात करते हैं तो ये पटियाला घराने से संबंधित है। जी हाँ, पटियाला घराने से यह संबंधित है। साथ ही बात करते हैं ये वादन किसका करते हैं तो ये सारंगी वादक है। जी हाँ, यह सारंगी वादक है। यहां से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारंगी वादक है। और पहला इन्होंने प्रदर्शन कब किया था? पहला जो प्रदर्शन की बात करते हैं तो इन्होंने अपना पहला सारंगी का प्रदर्शन किया था वह 1919 में लाहौर के अंदर किया था। जी हाँ, 1919 में लाहौर के अंदर इनके द्वारा पहला प्रदर्शन किया गया था। और दोस्तों, बड़े गुलाम खान है जिनके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण की हम बात करते हैं तो पद्म भूषण को 1962 के अंदर, जी हाँ, 1962 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, उस्ताद बड़े गुलाम खां है, अली खां है, जिनको 20वीं सदी के तानसेन कहा जाता है। और दोस्तों, तानसेन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और ये संगीत से संबंधित थे। और 20वीं सदी के तानसेन के रूप में ही उस्ताद बड़े अली खां को जाना जाता है। जी हाँ, जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां है उनको 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। इनका घराना पटियाला घराना है। इनका वादक है जो सारंगी वादक है। इन्होंने पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1919 में लाहौर के अंदर किया। और पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो 1962 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है पद्म भूषण कुमुदुनी लाखिया का एक नर्तकी है। तो कौन से नृत्य की नर्तकी है? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, कुमुदुनी लाखिया है यह कथक की से, जी हाँ, कथक की एक मशहूर नृत्यांगना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला ऑप्शन राइट होता है कि कुमुदुनी लाखिया है जो कि कथक की एक मशहूर नर्तकी है। इनके अलावा दोस्तों कथक की अन्य नर्तकियों के ऊपर बात करते हैं तो उनमें आते हैं सितारा देवी। जी हाँ, सितारा देवी इनमें आती है। इनके अलावा प्रेरणा श्रीमाली है। जी हाँ, प्रेरणा श्रीमाली है जो कि कथक की मशहूर नृत्यांगना है। इनके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं रोशन कुमारी है। जी हाँ, रोशन कुमारी है। सारस्वती सेन है। जी हाँ, सारस्वती सेन है।
ये दोस्तों भारत की मशहूर कथक की नृत्यांगनाएं हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। और दोस्तों हम बात करते हैं कुमुदुनी लाखिया के ऊपर। तो कुमुदुनी लाखिया को हम बात करें तो इनका जन्म अहमदाबाद के अंदर होता है। जी हाँ, अहमदाबाद में इनका जन्म होता है, जो 1967 के अंदर 1967 में जन्म होता है। और इन्हें पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया? पद्म भूषण की हम बात करते हैं तो पद्म भूषण 2010 में इन्हें प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। कुमुदुनी लाखिया है जो कि कथक की मशहूर नृत्यांगना है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रॉनिकल्स, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, मैटर्स का डिस्क्रिप्शन, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पे बराक ओबामा की बात करते हैं तो बराक ओबामा की आत्मकथा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस है, जो कि बराक ओबामा की आत्मकथा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं बराक ओबामा की एक काफी मशहूर आत्मकथा और है, उसका नाम है ए प्रोमिस लैंड। जी हाँ, ए प्रोमिस लैंड की बात करते हैं तो ए प्रोमिस लैंड है जो कि बराक ओबामा की आत्मकथा है। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक पुस्तक और है जो पूछी जाती है, उसका नाम है यस वी कैन। यस वी कैन नाम से भी इसकी एक बराक ओबामा की पुस्तक है जो कि काफी चर्चा में बनी हुई होती है। और दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, यह है युवराज सिंह की। जी हाँ, यह है युवराज सिंह की आत्मकथा है जो कि द टेस्ट ऑफ माय लाइफ है, युवराज सिंह की आत्मकथा है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, ओबामा की बात हुई है तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं मिशेल ओबामा। और मिशेल ओबामा की यहाँ पे 2 पुस्तकें काफी पूछी जाती है। उनमें दोस्तों पहली पुस्तक का नाम है द लाइट वी कैरी। जी हाँ, द लाइट वी कैरी, यह मिशेल ओबामा की पुस्तक है जो कि एसएससी के द्वारा पूछी जाती है। एक पुस्तक है बिकमिंग। जी हाँ, बिकमिंग पुस्तक मिशेल ओबामा की है। तो ओबामा की ए प्रोमिस लैंड पुस्तक है, यस वी कैन पुस्तक है, और मिशेल ओबामा की हम बात करते हैं तो द लाइट वी कैरी है और बिकमिंग पुस्तक है जो कि मिशेल ओबामा की है। और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होयसल मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो होयसल मंदिर की बात करते हैं तो वह कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। जी हाँ, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। और इस मंदिर की हम बात करते हैं होयसल मंदिर की तो यह शिव को समर्पित मंदिर है। जी हाँ, भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो होयसल का मंदिर है किस भगवान को समर्पित है। और दोस्तों हम बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण विष्णुवर्धन, जी हाँ, विष्णुवर्धन शासक ने करवाया था। विष्णुवर्धन शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। और यह निर्माण है जो 12वीं शताब्दी के अंदर, जी हाँ, 12वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया है, जो होयसल मंदिर कर्नाटक के अंदर स्थित है। साथ ही हम बात करते हैं जो होयसल का मंदिर है यह सितारा आकार का मंदिर है। जी हाँ, सितारा आकार का यह मंदिर है, सितारा आकार का यह मंदिर है। और ये कौन सी शैली में बनाया गया है? तो दोस्तों आपको पता है यह जो दक्षिण भारत में स्थित है। और दक्षिण भारत के समस्त मंदिर हैं जो कि बेसर शैली के अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ से बेसर शैली में ये बनाया गया है। और साथ ही हम बात करते हैं कि इस होयसल मंदिर है, होयसल मंदिर को यूनेस्को की 42वीं साइट के तौर पे शामिल किया गया था। जी हाँ, यूनेस्को की 42वीं साइट के तौर पे इसे शामिल किया जा चुका है। तो यह फैक्ट भी दोस्तों यहाँ से आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो होयसल का मंदिर का निर्माण जो है वह विष्णुवर्धक शासक के द्वारा कर्नाटक में करवाया गया है और यह 12वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया है। और यह भगवान शिव को समर्पित है और बेसर शैली में इसका निर्माण करवाया गया है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ऑप्शन है अमावस्या, श्रावण मास की अमावस्या को, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, या जो आषाढ़ अमावस्या को मनाया जाता है, या पूर्णिमा श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन की बात करते हैं तो ये श्रावण मास के अंदर आती है। जी हाँ, और श्रावण की पूर्णिमा को यह रक्षाबंधन मनाया जाता है। जी हाँ, रक्षाबंधन है वह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से बात हो रही है हिंदी महीनों की, तो हिंदी पंचांग की हम बात करते हैं। जी हाँ,
हिंदी पंचांग की बात करें तो हिंदी पंचांग में जो पहला माह आता है या पहला महीना आता है वह चैत्र से आरंभ होता है। जी हाँ, जो हिंदी पंचांग का पहला महीना है वह चैत्र आता है। और जो अंतिम महीने की हम बात करते हैं, अंतिम महीना कौन सा आता है, जो फाल्गुन है। जी हाँ, फाल्गुन महीना है जो कि अंतिम महीना होता है। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। और दोस्तों अब हम भारत में मनाए जाने वाले मुख्य मुख्य त्योहार की हम बात करते हैं, कौन से हिंदी महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों होली की बात करें तो होली है फाल्गुन के अंदर मनाई जाती है। जी हाँ, होली है फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। जी हाँ, होली की बात करें तो ये फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है। रामनवमी की बात करते हैं। जी हाँ, रामनवमी की हम बात करते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं हनुमान जयंती की। जी हाँ साथ ही हम बात करते हैं हनुमान जयंती की। ये दोनों ही पर्व हैं जो चैत्र माह के अंदर बनाए जाते हैं, चैत्र माह में मनाए जाते हैं। रामनवमी तो दोस्तों नवमी को बनाई जाती है और हनुमान जयंती की बात करें तो यह पूर्णिमा के दिन को बनाया जाता है। तो चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जयंती का पर्व बनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा की हम बात करें तो गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो गुरु पूर्णिमा है आषाढ़ के अंदर बनाई जाती है। जी हाँ, आषाढ़ के अंदर बनाई जाती है और आषाढ़ के भी दोस्तों पूर्णिमा के दिन को यहाँ पे मनाई जाती है। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के अंदर मनाई जाती है। अब दोस्तों भारत का मशहूर त्योहार की हम बात करते हैं दीपावली। तो दीपावली कौन से हिंदी माह में मनाई जाती है, तो दीपावली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है। जी हाँ, कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली बनाई जाती है। तो दीपावली कार्तिक जो माह में मनाई जाती है। दशहरा और दुर्गा पूजा की हम बात करें, दशहरा और दुर्गा पूजा की हम बात करते हैं तो दशहरा और दुर्गा पूजा है जो कि आश्विन माह में मनाया जाता है। जी हाँ, आश्विन माह के अंदर मनाया जाता है। तो ये दोस्तों भारत में मनाए जाने वाले समस्त प्रमुख त्योहार आप सभी के सामने हैं। और हिंदी पंचांग की बात करें तो हिंदी पंचांग में पहला जो माह आता है वह चैत्र आता है और अंतिम माह फाल्गुन आता है। और भारत के मशहूर त्योहार जो मनाए जाते हैं हिंदी माह के अनुसार आप सभी के सामने हैं। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तोताराम शर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रसिद्ध हस्ती है। तो तोताराम शर्मा की बात करें तो यहाँ से ऑप्शन दिया गया है बांसुरी, नादस्वरम, गठम और पखावज। तो दोस्तों यहाँ पे जो तोताराम शर्मा है वह पखावज से संबंधित बड़ी हस्ती है और दोस्तों ये पखावज बजाया करते हैं। और बात करें कि पखावज के अन्य कौन कौन से यहाँ पे प्रसिद्ध हस्ती हैं जो है उनके बारे में बात करें तो उनमें रमेश चंद्र जोशी आते हैं। जी हाँ, रमेश चंद्र जोशी है, यह भी पखावज से संबंधित है। साथ ही हम बात करें मोहन श्याम शर्मा, यह भी पखावज से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है। दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है। ऑप्शन है मणिपुरी, सत्रिया, कुचिपुड़ी, कथक। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो दीपिका रेड्डी है वह कुचिपुड़ी शास्त्रीय शैली से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पे कुचिपुड़ी से अन्य जो और नाम संबंधित है उनके ऊपर बात करते हैं, उनमें यामिनी रेड्डी है। जी हाँ, यामिनी रेड्डी है जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा बात करते हैं भावना रेड्डी। जी हाँ, भावना रेड्डी है, यह भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों एक नाम और पूछा जाता है वह है अरुणिमा कुमार। अरुणिमा कुमार है, यह भी कुचिपुड़ी शास्त्रीय शैली से संबंधित है। तो दीपिका रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, अरुणिमा कुमार ये समस्त कुचिपुड़ी शास्त्रीय शैली से संबंधित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है। तो दोस्तों को भारत के संविधान में कौन सा जो अनुच्छेद आर्टिकल है जो पोषण स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। तो दोस्तों हम ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं आर्टिकल 44। तो इसमें समान सिविल संहिता है जो कि यूसीसी है वह आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 में पोषाहार की बात की गई है। और दोस्तों पोषाहार की बात की गई है जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने की बात की गई है।
साथ ही हम बात करते हैं आर्टिकल 46 की, आर्टिकल अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें SC ST और EWS के दुर्बल पक्ष की सहायता जो की बात की गई है, दुर्बल पक्ष की सहायता की जो बात की गई है वह आर्टिकल 46 के अंदर की गई है। आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो इसमें अनिवार्य शिक्षा के ऊपर बात की गई है। जी हाँ, ये अनिवार्य शिक्षा के ऊपर बात की गई है, जो कि दोस्तों 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराने की जो बात की गई है वह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 47 है, जो कि यहाँ पे पोषाहार के बारे में बात की गई है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो यह शामिल किया गया है। तो संविधान में मूल कर्तव्य की बात की गई है, तो दोस्तों मूल कर्तव्य की बात की गई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है विवेक देवराज समिति। तो विवेक देवराज समिति की सिफारिश पर तो यहाँ पे जो रेल बजट को आम बजट के साथ में यहाँ पे जो जोड़ा गया है वह किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया है, तो है विवेक देवराज समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है। हम बात करते हैं ML सिंघवी समिति की बात करें तो ML सिंघवी समिति पे तो पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। जी हाँ, संस्था को संवैधानिक दर्जा किसकी यहाँ पे सिफारिश पे दिया गया है, तो संवैधानिक जो दर्जा दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था को वह ML सिंघवी समिति की सिफारिश पे दिया गया है। साथ ही हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत मेहता राय समिति की सिफारिश पर जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो सुझाव जोड़ा गया है, पंचायत का जो सुझाव जोड़ा गया है वह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है। और साथ ही हम बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जी हाँ, मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। दोस्तों अब यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात की गई है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, तो यहाँ से हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो यह भारत के संविधान के कौन से भाग के अंदर स्थित है, तो हम भाग की बात करते हैं तो 4 क के अंदर यह स्थित है। कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल के अंदर स्थित है, तो आर्टिकल की हम बात करते हैं तो 51 क के अंदर यह शामिल है। जी हाँ, 51 क के अंदर जो अनुच्छेद 51 का है उसमें शामिल किया गया है। और साथ ही हम बात करते हैं कि ये मूल कर्तव्य कब जोड़े जाते हैं, तो हम बात करते हैं 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन होता है। जी हाँ, 42वां संविधान जो संशोधन होता है उसके अंदर जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा जाता है। और तो दोस्तों आपको ये समस्त फैक्ट यहाँ से पता होना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य है कौन से संविधान के भाग में है, कौन से आर्टिकल में है, कब जोड़े जाते हैं, कौन से संविधान संशोधन के तहत कब जोड़े जाते हैं। तो इस दोस्तों समस्त फैक्ट आप सभी के सामने है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि मार्स की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो मार्स की शिलालेख है वह कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक के हम कालक्रम की बात करें तो सम्राट अशोक का कालक्रम 269 BC से लेकर 232 BC तक। जी हाँ, 232 BC तक इन्होंने यहाँ पे जो अपना शासनकाल रहता है सम्राट अशोक का वह होता है। साथ ही हम बात करें कि सम्राट अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया, किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जी हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़े, जो कि 1837 के अंदर पढ़ा गया। साथ ही हम बात करते हैं कि सबसे पहले खोजा किसने, जो सम्राट अशोक के शिलालेखों को खोजा सबसे द्वारा किसके द्वारा गया, तो टी फैंतलर ने। जी हाँ, टी फैंतलर के द्वारा खोजा गया और वह 1750 के अंदर खोजा जाता है। तो दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेख को टी फैंतलर ने 1750 में खोजा, पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 के अंदर इन्हें पढ़ा है। तो यह फैक्ट भी यहाँ से आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो यहाँ पे 14 शिलालेख हैं, जो कि सम्राट अशोक के 14 शिलालेख हैं। और गुहा लेख की बात करते हैं 3 है, स्तंभ लेख की बात करते हैं 7 है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से पता होना चाहिए। और मार्स की शिलालेख की भी
इसके अंतर्गत ही आता है और यह दोस्तों कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी यहाँ पे जो राजवंश शासन करते हैं उन सभी के हम बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में ओवरऑल 5 वंश है वह शासन करते हैं। उनमें जो पहला वंश आता है, सबसे पहले आता है वह गुलाम वंश आता है। जी हाँ, गुलाम वंश आता है। फिर उसके बाद में आता है जो खिलजी वंश आता है। जी हाँ, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरे राजवंश की, तो वह खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता है। तुगलक वंश के बाद में यहाँ पे सैयद वंश ने शासन किया था। और जो अंतिम दिल्ली सल्तनत में वंश शासन करता है, राजवंश शासन करता है, वह लोधी राजवंश, जी हाँ, लोधी वंश शासन करता है। अब दोस्तों इनके कालक्रम के ऊपर बात करेंगे, साथ ही इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल की बात करते हैं तो वह 1206 से लेकर 1206 से लेकर यहाँ पे 1526 में जब तक बाबर नहीं आ जाता तब तक शासन करते हैं, वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 के अंदर की गई थी और 1290 में तक दोस्तों इन्होंने शासन किया था। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं 1290 से 1320 तक यहाँ पे खिलजी वंश ने शासन किया। और इसकी जो स्थापना की बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है, खिलजी वंश की। और जिन्होंने 1290 से 1296 तक जो जलालुद्दीन खिलजी शासन करते हैं। और यहाँ पे 1296 से 1316 तक जो शासन करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत की काफी आक्रामक जो शासक माने जाते हैं या सुल्तान माने जाते हैं, वह अलाउद्दीन खिलजी होते हैं। वह भी इस वंश के अंतर्गत यहाँ पे शासन करते हैं। फिर बात करते हैं 1320 से लेकर 1414 तक जो सबसे अधिक गुलाम जो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के अंदर शासन करता है वह तुगलक वंश करता है। और इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, जी हाँ, GST गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सैयद वंश की बात करते हैं तो 1414 से 1451 तक यहाँ पे शासन करता है, वह सैयद वंश करता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो खिज्र खान ने, जी हाँ, खिज्र खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। फिर बात करते हैं 1451 से लेकर 1526 तक, तो 1526 तक लोधी वंश शासन करता है। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा, जी हाँ, बहलोल लोधी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने राजवंश शासन करते हैं, उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई है और उनका शासन क्रम कितने वर्षों का रहा है, सबसे अधिक शासन कौन से वंश ने किया है, सबसे कम शासन किस वंश ने किया है। ये समस्त प्रकार के क्वेश्चन है जो एसएससी के काफी प्रिय क्वेश्चन है। तो ये समस्त क्वेश्चन यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना की बात करें तो 1320 के अंदर स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक है? तो दोस्तों ऑप्शन है सुशील कुमार घोष, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या महादेव गोविंद रानाडे। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, जी हाँ, आनंद मोहन बोस के द्वारा यहाँ पे स्थापना की जाती है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन दिया गया है काबिनी, मूसी, भावनी, हेमावती। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं मूसी नदी। तो मूसी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जी हाँ, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब दोस्तों कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियों के ऊपर बात करते हैं तो उनमें दोस्तों कोयना आती है। जी हाँ, कोयना नदी है, भीमा नदी है, मालप्रभा नदी है, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी है। जी हाँ, घाटप्रभा नदी है।
तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, इसके अलावा दूध गंगा है। तो ये समस्त कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों और ये बाकी की जो 3 दी गई हैं, काबिनी है, भवानी है, हेमावती है, ये समस्त कावेरी नदी की, जी हाँ, कावेरी नदी की सहायक नदी आती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधि है? तो दोस्तों यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अर्थव्यवस्था की 3 गतिविधियां होती है। एक होती है प्रथम स्तर की, एक द्वितीय स्तर की और एक तृतीय स्तर की। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन दिया गया है कृषि, तो कृषि है जो कि दोस्तों यहाँ पे प्रथम स्तरीय अर्थव्यवस्था की गतिविधि है। तो इसमें कृषि प्रथम स्तर में आती है, जिसकी हम बात करते हैं। अन्य कौन कौन से हैं जो प्रथम स्तर में आते हैं? जिसमें पशुपालन है, जी हाँ, मुख्यतः पशुपालन है, प्रथम स्तर में आता है। इसके अलावा शिकार है, शिकार इस प्रथम स्तर में आता है। मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन भी प्रथम स्तर में आता है। इसके अलावा वानिकी है, खनन है, ये समस्त है जो कि प्रथम स्तर में आते हैं। फिर बात करते हैं हम सेकंड स्तर की। सेकंड स्तर की हम बात करें, सेकंड स्तर की बात करें तो सेकंड स्तर में दोस्तों विनिर्माण आता है, मुख्यतः विनिर्माण है, जी हाँ, विनिर्माण है जो कि सेकंड स्तर में आता है, जिसमें बुनाई भी आती है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं गैस है, जल है, बिजली की आपूर्ति है, ये समस्त सेकंड स्तर में आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं तृतीय स्तर की, बात करते हैं थर्ड स्तर की बात करते हैं, तो उसमें दोस्तों उसमें व्यापार आता है, जी हाँ, व्यापार आता है, या कहा जाएगी जो सेवा क्षेत्र आता है, सेवा क्षेत्र आता है, वह समस्त तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। सेवा क्षेत्र में दोस्तों हम बात करते हैं होटल की, बैंकिंग की बात करते हैं, बैंकिंग के अलावा इंश्योरेंस की बात करते हैं, बीमा क्षेत्र आता है, बीमा क्षेत्र भी दोस्तों इसी में आता है। तो सेवा क्षेत्र में जितने भी यहाँ पे जो शामिल किए गए हैं वह तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधि के अंदर शामिल किया गया है। तो तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधि में व्यापार है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह आप सभी के सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत में जो 2011 की जनगणना होती है उसके अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर के बारे में बात किया गया है। तो ग्रामीण की साक्षरता दर है वह ऑप्शन नंबर 4 67.77% है, जो कि ग्रामीण साक्षरता दर है। साथ ही हम बात करते हैं शहरी साक्षरता दर कितनी है, तो एग्जामिनर यह क्वेश्चन भी पुट अप कर सकता है कि शहरी साक्षरता दर कितनी है, तो 84.11% है जो कि शहरी साक्षरता है। ग्रामीण साक्षरता की बात करें 67.77% है जो ग्रामीण साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों आप सभी को पता है कौन से स्टेट की है, तो सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं ओवरऑल भी दोस्तों केरल की है, और महिलाओं की दृष्टि से भी केरल की है और पुरुषों की दृष्टि से भी सर्वाधिक साक्षरता है वह केरल राज्य की है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर के अंदर पाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों पालक के अंदर भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, अमरूद के अंदर भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। लेकिन साथ ही हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? तो सिरका के अंदर, जी हाँ, सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करते हैं तो टार्टरिक अम्ल इमली के अंदर पाया जाता है। साथ ही दोस्तों अंगूर के अंदर भी जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल की बात करें तो कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर के अंदर पाया जाता है, जी हाँ, सोडा वाटर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको और पता होना चाहिए कि घास के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो घास के हम बात करते हैं, घास की हम बात करते हैं तो घास के अंदर बेंजोइक एसिड पाया जाता है, जी हाँ, बेंजोइक अम्ल है घास के अंदर पाया जाता है। साथ ही सेब की बात करें, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, सेब के अंदर मैलिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों सरसों की हम बात करते हैं, सरसों होती है, सरसों के अंदर बात करें तो इरूसिक अम्ल पाया जाता है, जी हाँ, इरूसिक अम्ल सरसों के अंदर पाया जाता है। नारियल की हम बात करते हैं,
नारियल की हम बात करते हैं तो लोरिक अम्ल नारियल के अंदर लोरिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं के अंदर बात करते हैं, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल, जी हाँ ग्लूटोनिक अम्ल है जो कि गेहूं के अंदर पाया जाता है। साथ ही हम बात करते हैं चाय में, चाय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिन अम्ल है जो कि चाय के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों अम्लों से संबंधित समस्त फैक्ट आप सभी के सामने है और यहाँ से दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो यहाँ पे तपेदिक दिया गया है। तपेदिक दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। जी हाँ ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। तो ये दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि तपेदिक होता है, टीबी होता है। तो टीबी दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होती है। दाद की बात करें तो दाद है जो कवक के कारण होता है। हैजा की बात करते हैं तो हैजा भी दोस्तों विब्रियो कोलेरो जीवाणु के कारण होता है। जी हाँ हैजा है वह विब्रियो कोलेरो जीवाणु के कारण होता है। और कोविड-19 की बात करते हैं तो ये एक वायरस जनित रोग है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कवक के कारण दोस्तों दाग होता है। कवक के कारण दोस्तों अन्य कौन कौन से रोग होते हैं, उनमें दोस्तों दमा है, दाद है, खाज है, एथलीट फुट रोग है, वह भी दोस्तों यहाँ पे जो होता है वह कवक के कारण होता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हाल ही में 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया जाता है, ऑप्शन है हैदराबाद, वाराणसी, तिरुपर, गांधीनगर। तो दोस्तों तमिलनाडु के तिरुपर के अंदर, जी हाँ तमिलनाडु के तिरुपर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेलों का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रवि महाभियान 2023 का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रवि महाभियान 2023 का शुभारंभ किया है, तो दोस्तों हम बात करते हैं बिहार की। जो बिहार में दोस्तों नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी है और वहां पे दोस्तों उन्होंने राजद गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन के साथ फिर से यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो ये दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने रवि महाभियान 2023 का यहाँ पे शुभारंभ किया है। तो ये दोस्तों अभी काफी चर्चा में बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें, सीएम कौन है, तो सीएम नीतीश कुमार है। जी हाँ नीतीश कुमार सीएम बने हैं। इसी के साथ में 2 मुख्यमंत्री और बनाए गए हैं। गवर्नर राज्यपाल की बात करते हैं तो बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ। जी हाँ राजेंद्र विश्वनाथ है जो कि बिहार के राज्यपाल है। अब बात करते हैं यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी है, साथ ही बात करेंगे हमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो ये समस्त फैक्ट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर अब क्वेश्चन पुट अप कर सकता है क्योंकि ये काफी चर्चा में बना हुआ है। तो दोस्तों राज्यसभा की यहाँ पे 16 सीटें हैं। साथ ही हम बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा की 243 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में दोस्तों यहाँ पे बीजेपी के द्वारा 39 सीटें पिछली बार जीती गई है, एक सीट है जो कि कांग्रेस के द्वारा जीती गई है। तो एनडीए गठबंधन ने दोस्तों यहाँ पे 39 सीटें जीती हैं, यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा रवि महाभियान की यहाँ पे शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले और आज के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, ऑप्शन है विराट कोहली, शिखर धवन सॉरी दोस्तों विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा या बेन स्टोक। तो रोहित शर्मा के द्वारा ही जो दोस्तों सर्वाधिक सबसे ज्यादा छक्के लगाए गए हैं उनकी संख्या है 562। जी हाँ 562 छक्के हैं जो रोहित शर्मा के द्वारा लगाए गए हैं। और वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं, सिक्सेज किसने लगाए हैं, तो वह रोहित शर्मा के द्वारा 54 छक्के लगाए गए हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं, जी हाँ सेकंड नंबर पर क्रिस गेल आते हैं जिन्होंने 553 छक्के लगाए हैं। उनका रिकॉर्ड तोड़कर यहाँ पे नंबर 1 पर रोहित शर्मा आ चुके हैं। और दोस्तों
सेकंड इंडियन की बात करते हैं कि सेकंड इंडियन भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं, तो कैप्टन कूल MS धोनी है। जी हाँ, MS धोनी ने 359 छक्के लगाए हैं। जी हाँ, 359 सिक्सेज लगाए हैं। तो ओवरऑल की बात करें, पहले स्थान पर रोहित शर्मा है, दूसरे स्थान पर यहाँ पे क्रिस गेल आते हैं, और दूसरे भारतीय की बात करते हैं तो MS धोनी आते हैं, उन्होंने 359 छक्के लगाए हैं। और यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन काफी मजेदार है जो आपसे पूछा जा सकता है, वह है कि ओडीआई में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली टीम कौन सी है। ओडीआई में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली टीम कौन सी है, सर्वाधिक छक्के लगाने वाली टीम कौन सी है। तो ओडीआई में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली टीम भी दोस्तों इंडिया की टीम है, इंडिया टीम है, इंडिया मेल टीम है, जिन्होंने 3000 छक्के लगाए हैं। जी हाँ, 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में आपने देखा कि हमने जो है 100+ क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। तो दोस्तों आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट होते हैं यह भी कमेंट कीजिएगा। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने राइट किए, ये समस्त जो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किस टॉपिक से में आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, उस टॉपिक पे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। दोस्तों आपकी एग्जाम है जो काफी नजदीक है, और एग्जाम के नजदीक दोस्तों अपनी तैयारी को परखने का सबसे जो मजबूत तरीका होता है वह होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाकर ही आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, और आपने जो सपना देख रखा है 2024 में वर्दी पाने का, उस सपने को साकार करने के लिए दोस्तों आपको मॉक टेस्ट के ऊपर कार्य करना होगा। तो दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।